दोस्तों, अब तक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग हम सीख चुके हैं। आइए अब हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। आप बात को नोट करेंगे अच्छे से। there are different types of quasi contracts. Different types of quasi contracts. आइए पहले एक बारी इसकी एक लिस्ट बना लेते हैं, फिर बारी बारी से हम इसे करेंगे। तो सबसे पहले है सेक्शन 68। आप भी फटाफट मेरे साथ इस लिस्ट को तैयार कर लेंगे। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। सेक्शन 68 is for claim for necessaries supplied to person incapable of contracting. Section 68. Claim for necessaries supplied to person incapable of contracting. पहले सभी क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की हम एक लिस्ट बना लेते हैं। First, there are 5 types of quasi contract provided in our Indian Contract Act 1872. Second is Section 69. Reimbursement of person paying money reimbursement of person paying money due by another in payment of which he is interested. This is the heading of the section. This is the heading of the section 69. Reimbursement of person paying money due by another in payment of which he is interested. शाबाश बेटा। इसे हम एक्सप्लेन करेंगे बेटा ढंग से। पहले इस लिस्ट को तैयार कर लिया जाए। The list of quasi contracts. Number 3 is section 70. Section 70 is obligation of person. ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। Obligation of person
enjoying benefit of non gratuitous yes act. Section 70. Section 71 is responsibility of finder of goods. Responsibility of finder of goods. And fifth is liability of person to whom money is paid or thing delivered by mistake or coercion. This is section 72. This is section 72. तो आइए, this is the list of, आपको ये लिस्ट याद रखनी है. Section 68. Section 68 is claim for necessaries supplied to person incapable of contracting. Section 69, reimbursement of person paying money due by another in payment of which he is interested. Section 70 is obligation of person enjoying benefit of non-gratuitous act. Section 71 is responsibility of finder of goods. And section 72 is liability of person to whom money is paid or thing delivered by mistake or coercion. आइए, अब हम इन सेक्शंस को डिटेल में देखेंगे. और सबसे पहले हम करेंगे सेक्शन 69. 68. Section 68. तो सेक्शन 68 का हेडिंग आप ऑलरेडी नोट कर चुके हैं. क्लेम फॉर नेसेसरीज सप्लाइड टू पर्सन इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग और ऑन हिज अकाउंट. Mr. A. Mr. A supplies to Mr. B, who is minor. Right. Mr. B, Mr. A supplies, or what is Mr. A supplying? That is necessaries of life.
अब नेसेसरीज ऑफ लाइफ का मीनिंग मैं यहाँ आपको क्या बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। हम यहाँ नेसेसरीज ऑफ लाइफ को एक्सप्लेन नहीं करते। नेसेसरीज ऑफ लाइफ तो सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करती है। एक पर्सन के लिए नेसेसरीज ऑफ लाइफ कुछ और होंगी, तो दूसरे पर्सन के लिए नेसेसरीज ऑफ लाइफ कुछ और होंगी। इंग्लिश में कहावत है, नेसेसरीज ऑफ किंग्स वाइफ आर लग्जरीज फॉर फार्मर्स वाइफ। आई रिपीट, क्या कहावत है? नेसेसरीज ऑफ किंग्स वाइफ आर लग्जरीज ऑफ फार्मर्स वाइफ। तो नेसेसरीज ऑफ लाइफ हम यहाँ डिफाइन नहीं कर रहे। मिस्टर ए कुछ सप्लाई कर रहा है किसी मिस्टर बी को, जो कि माइनर है, ठीक है। ये तो थी एक सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन, मिस्टर ए supplies Mr. B. नहीं, थोड़ा सा ठीक करेंगे इसको। There are two minor person, Mr. B, मान लीजिए ये एक माइनर है, और मिस्टर सी ये भी एक माइनर है, और मिस्टर सी को मेडिकल हेल्प की रिक्वायरमेंट है, और ए उस मेडिकल एड को सप्लाई करता है, प्रोवाइड कराता है मिस्टर सी को। मिस्टर सी इज डिपेंडेंट अपॉन मिस्टर बी। मिस्टर सी इज डिपेंडेंट अपॉन मिस्टर बी, ठीक है। आपने ये बात दोनों एग्जांपल्स को याद रखना है। और आइए हम सेक्शन 68 की लैंग्वेज को अब देखेंगे। तो पहला केस आपने ध्यान से देखना है, और दूसरा केस भी आपने ध्यान से सुनना है। फर्स्ट इज मिस्टर ए इज सप्लाइंग समथिंग टू मिस्टर बी, एंड दैट समथिंग इज नेसेसरीज ऑफ लाइफ। और मिस्टर ए ने जो चीजें मिस्टर सी को प्रोवाइड करी हैं, दैट आर ऑल्सो नेसेसरीज ऑफ लाइफ। अब नेसेसरीज ऑफ लाइफ क्या हो सकता है, इस चीज को हम डिफाइन नहीं कर सकते। एक आदमी के लिए नेसेसरी कुछ और होती हैं और दूसरे के लिए कुछ और होती हैं। आइए, सेक्शन 68 का हेडिंग तो आपने पहले ही नोट कर लिया है। आइए सेक्शन 68 की बॉडी को देखेंगे, उसकी लैंग्वेज को देखेंगे, कैसे सेक्शन 68 इन दोनों सिचुएशंस को कॉम्प्रिहेंड कर रहा है। शाबाश। If a person incapable of entering into contract, if a person incapable of entering into contract, आपको ये बात पता है कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी होनी चाहिए। सेक्शन 10 में मैंने आपको वो बात बताई थी। जब शुरुआत की क्लासेस में सेक्शन 10 में आपको बता रहा था, तो उस समय मैंने आपको सेक्शन 10 में ये बात बताई थी
कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी होनी चाहिए। और माइनर पर्सन जिसकी एज 18 ईयर्स से कम है वो कॉन्ट्रैक्ट करने के कैपेबल नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। इफ अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट, और लैंग्वेज को बहुत ध्यान से आपने समझने की कोशिश करनी है, और anyone who is legally bound to support, who is legally bound to support, legally bound to support is supplied by another, is supplied by another, another person with necessaries, with necessaries suited to his condition in life. यहां तक एक बात पूरी होती है। If a person incapable of entering into contract or anyone who is legally bound to support is supplied by another person with necessaries suited to his condition in life, the person who has supported, the person who has supported, who has furnished, who has furnished, ये provided आप कह सकते हैं, such supplies, who has furnished such supplies is entitled, हकदार है, to be reimbursed, entitled to be reimbursed from the property of such incapable person, right? अब इस एग्जांपल में देखिए बेटा, ए ने मिस्टर बी को सप्लाई किया है या ए ने मिस्टर सी को सप्लाई किया है, ठीक है बेटा। तो अ पर्सन incapable of entering into contract, a person incapable of entering into contract or anyone who is legally bound to support is supplied by another person, is supplied by another person with necessaries suited to his condition in life। और जो पर्सन, जिस पर्सन ने नेसेसरीज प्रोवाइड की हैं, सिंपल भाषा में बोला जाए तो जिस पर्सन ने नेसेसरीज प्रोवाइड की हैं वो क्लेम कर सकता है। अब क्लेम कहां से करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
अब क्लेम कहां से करेगा? लास्ट लाइन इसकी पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो लास्ट लाइन आप पढ़ेंगे बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। is entitled to be reimbursed from the property of such incapable person। मान लीजिए आइए एक एग्जांपल हम देखेंगे। ए मिस्टर बी को नेसेसरीज ऑफ लाइफ सप्लाई करता है, सप्लाईज नेसेसरीज ऑफ लाइफ। एंड उन नेसेसरीज की जो वैल्यू है वो है ₹20,000, राइट। तो सेक्शन 68 कहता है कि ए कैन क्लेम फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ बी। अब बी की प्रॉपर्टी से क्लेम वो कर सकता है, और बी की प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो है 10,000, ठीक है। और नेसेसरीज की वैल्यू है 20,000। तो मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष के केस में केस था बेटा मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष। इस केस में कोर्ट का डिसीजन ये था, माइनर पर्सन could not be held liable personally liable। आप पर्सनल लाइबिलिटी क्रिएट नहीं कर सकते। ऑल्दो he is liable to the extent of his properties। हाँ, वो अपनी प्रॉपर्टी तक लाइबल है। शाबाश। आइए यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन हम देखते हैं। यहाँ देखते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई, और दूसरी तरफ हम देखते हैं वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। कितना वो क्लेम पर्सन कर पाएगा। आइए हम इस चीज का थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। या सीरियल नंबर, केस नंबर फर्स्ट। आइए एनालिसिस करते हैं। वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लीजिए 20,000 रुपए की है, और वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी 10,000 की है। दूसरे केस में हम देखते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई 10,000 की है और वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी 20,000 की है। तीसरे केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लीजिए 20,000 की है,
और वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी भी 20,000 की है। आइए, जो अब तक हमने सेक्शन 68 में सीखा है उसको अप्लाई करें। तो फर्स्ट केस में माइनर इज हेल्ड लाइबल, माइनर कुड बी हेल्ड लाइबल टू द एक्सटेंट ऑफ हिज प्रॉपर्टी। सेक्शन 68 की लास्ट लाइन आप देखेंगे, the person who has furnished the person who has furnished such supplies is entitled, हकदार है, entitled मतलब हकदार है, is entitled to be reimbursed, reimbursed मतलब पैसे की रिकवरी करने का हकदार है, from the property of such incapable person। साफ साफ सेक्शन 68 कहता है कि प्रॉपर्टी से ले सकता है। और मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष के केस में कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि माइनर की पर्सनल लायबिलिटी क्रिएट नहीं हो सकती। तो इन दोनों बातों के मद्देनजर हम फर्स्ट पॉइंट में क्या हमारा आंसर होगा कि वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी 10,000 है लेकिन वैल्यू ऑफ सप्लाई 20,000 की है, तो कितनी रिकवरी हो सकती है माइनर की प्रॉपर्टी में से? 10,000 की, क्योंकि माइनर की पर्सनल लायबिलिटी नहीं है। अब इस बात का क्या मतलब है कि माइनर की पर्सनल लायबिलिटी नहीं है? इस बात का बच्चों ये मतलब है कि माइनर को आप ये नहीं कह सकते कि भाई तुम कमा के लाओ, तुम मनी अर्न करके हमारे पैसे की वापसी करो। आप माइनर पर्सन को ये नहीं कह सकते कि आप हमारे लिए काम करो। आप माइनर पर्सन को दो बातें नहीं कह सकते। आप ये नहीं कह सकते कि कमा के लाओ, या आप ये नहीं कह सकते कि आप हमारे लिए काम करो। जैसे माइनर को आपने खाना खिला दिया तो पैसे है नहीं अब उसके पास, तो उसको आप ये नहीं कह सकते कि अब तो भाई अब हमारे बर्तन साफ कर। आप माइनर को ऐसे नहीं कह सकते। अब दूसरे केस में देखो कि सप्लाई 10,000 की है और प्रॉपर्टी 20,000 की है। प्रॉपर्टी ज्यादा है तो रिकवरी पूरे 10,000 की हो जाएगी। अब तीसरे केस में देखो, वैल्यू ऑफ सप्लाई 20,000 है और वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी 20,000 है, तो यहाँ 20,000 की रिकवरी हो जाएगी बेटा। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी बेटा। आइए सेक्शन 69 हम करेंगे। सेक्शन 69 हम करेंगे बेटा। सेक्शन 68 हमने अच्छे से समझ लिया है। कोई डाउट रहेगा तो आप मुझे फोन पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। माई व्हाट्सएप नंबर इज 9818050252। सेक्शन 69 हम करेंगे। सेक्शन 69 हेडिंग आपने नोट कर ली, रिइंबर्समेंट ऑफ पर्सन पेइंग मनी ड्यू बाय अनदर इन पेमेंट ऑफ विच ही इज इंटरेस्टेड। शाबाश बेटा। क्या हुआ बेटा कि एक था मिस्टर ए। आप ध्यान से पहले केस को देखेंगे। एक था मिस्टर ए। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को अपनी प्रॉपर्टी लीज पर दे दी फॉर 20 इयर्स। ठीक है। ए ट्रांसफर हिज प्रॉपर्टी टू मिस्टर बी ऑन लीज। ए बी को प्रॉपर्टी लीज पर प्रोवाइड कर देता है फॉर 20 इयर्स। फॉर 20 इयर्स।
number one fact. Number second, areas of land revenue, ठीक है, areas of land revenue are pending. So due to this, authority wants to sell the property. Right. To prevent the sale, B pays the land revenue. Because he has interest in that property. भाई लैंड रेवेन्यू ना पे करने की वजह से अथॉरिटी जो प्रॉपर्टी ए ने बी को लीज पर दी थी उसे बेचना चाहती है। बी अपने इंटरेस्ट की रक्षा करने के लिए, अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए प्रॉपर्टी लैंड रेवेन्यू पे कर देता है। टू प्रिवेंट द सेल, बी पेज द लैंड रेवेन्यू बिकॉज ही हैज इंटरेस्ट इन दैट प्रॉपर्टी। अब सवाल ये उठता है कि वो लैंड रेवेन्यू जो बी ने पे किया वो ड्यूटी किसकी थी? ए की। पे किसने किया? बी ने। तो सेक्शन 69 की आप लैंग्वेज ध्यान से सीखेंगे। सेक्शन 69 की लैंग्वेज को आप ध्यान से सुनेंगे। A person who is interested in the payment of money which is the duty of another, is entitled to be reimbursed by other. A person who is interested in the payment of money which is the duty of another is entitled to be reimbursed by other. तो this is section 69. तो मिस्टर ए ने ट्रांसफर की थी प्रॉपर्टी मिस्टर बी को, एरियर और लैंड रिवेन्यू बकाया था, बी ने वो पैसा पे कर दिया तो बी ए से वो मनी रिकवर कर सकता है। दिस इज अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 69।
एंड सेक्शन 70 तो बेटा मैं ऑलरेडी आपसे कवर कर चुका हूं। सेक्शन 70 तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। तो अभी हमने सेक्शन 68 कर लिया, क्लेम फॉर नेसेसरीज अप्लाइड टू पर्सन इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। सेक्शन 69 हमने reimbursement of person paying money due by another in payment of which he is interested। सेक्शन 69 भी हो चुका है और सेक्शन 70 भी हो चुका है, obligation of person enjoying benefit of non gratuitous act। बी शर्मा वाला एग्जांपल जो दिया था। फोर्थ और फिफ्थ दो केस हमारे और बच गए हैं, वो भी हम आने वाले सेशन में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।